Good evening, dear student. Today I will discuss JEE part is number 3. ओके, पेपर का लेवल काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे. तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या दिया है. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 26 द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्या पूछा है? द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज. ओके, द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट. ओके, तो मुझे बताइए कि इन वन मोल हाउ मेनी पार्टिकल आर प्रेजेंट, कितने पार्टिकल्स रहेंगे? Na पार्टिकल्स इन वन मोल. अब मुझे बताइए वन इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है? 9.1 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम है. अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ कितना हो जाएगा? 9.1 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम. ओके, तो मुझे बता सकते हैं वन मोल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, तो कितने जाएंगे? Na इलेक्ट्रॉन. तो उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो. वन इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना है तो N इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा? ओके, तो क्या होगा? 9.1 10 टू दी पावर माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 6.023 10 टू दी पावर 23. जब इसको सॉल्व करोगे ये पावर कितना है? 23. ये पावर कितना है? 28. तो क्या मिलेगा आपको? 10 टू दी पावर माइनस 5. बट ये किस में मिलेगा? ग्राम में मिलेगा अमाउंट. ओके, और ये कितना हो जाएगा? 9.1 मल्टीप्लाई बाय 6.023. जब इसको मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा. ओके, ये आ जाएगा अप्रॉक्स आपके पास. चलो ये अपने पास 9.16 इंटू कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस 25 ग्राम. इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू दी पावर 3 से. तो क्या आ जाएगा? मिलीग्राम. तो क्या मिलेगा आपको? 9.1 और यहाँ पे क्या मिलेगा? अप्रॉक्स 6.023 10 टू दी पावर क्या मिलेगा? -2. ये मिल जाएगा मिलीग्राम में. तो ये वन मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास है. ये किसके मास है? वन मोल इलेक्ट्रॉन. इट इज मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आपसे क्या पूछा है? मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हाफ का मतलब कितना है? 1/2 का पूछा है. इसको डिवाइड कर दो 2 से. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.237 मिलीग्राम. ओके, तो आंसर कौन सा मैच करेगा इसके लिए? बी ऑप्शन इज करेक्ट. इसका जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 27 को देखो क्या दिया है. Question 27. 124 ग्राम P4 will contain which of the following? ओके, तो अपने पास क्या दिया है? जो P4 मॉलिक्यूल्स है इसका अमाउंट कितना दिया? 124. और फास्फोरस का मास कितना? 31. और कितने मॉलिक्यूल्स है? 4 है. तो 31 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 4. ये कितना? 124. तो मोलर मास भी कितना आ गया P4 का? 124. तो मोल कितने ऑक्यूपाइड रहेंगे इसमें? P4 का 1 मोल विल बी ऑक्यूपाइड. कितने मोल ऑक्यूपाइड रहेंगे? 1 मोल. ओके, तो आपसे पूछा इन 1 मोल विच ऑप्शन इज करेक्ट? 4 एटम ऑफ फास्फोरस करेक्ट है. अगर मैंने यहाँ पे P4 मॉलिक्यूल्स लिया तो 4 Na एटम्स ऑफ फास्फोरस बिल्कुल करेक्ट है. कितने रहेंगे? 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट है. तो फर्स्ट करेक्ट है. 4 एटम ऑफ फास्फोरस. 4 एटम्स नहीं रहेंगे. कितने रहेंगे? 4 Na एटम्स. कितने रहेंगे? 4 Na. तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया. बी ऑप्शन पे आ जाओ. 2 Na एटम्स ऑफ फास्फोरस, सॉरी 4 Na एटम्स ऑफ फास्फोरस करेक्ट है. बी करेक्ट है. Na molecule of phosphorus correct है. In P4 1 mole, in 1 mole how many molecules? Na molecules of P4. okay, Na molecules of P4 correct हो गया इसके लिए. 1 molecule of phosphorus incorrect. तो क्या जाएगा? 2 और 3 करेक्ट. तो क्या जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सिंपल सी बात है. 1 मोल में क्या रहेगा? P4 का 1 मॉलिक्यूल्स रहेगा. और 1 मॉलिक्यूल्स में क्या रहेंगे? 4 एवोगैड्रो एटम्स ऑफ फास्फोरस. ओके, 4 मोल ऑफ फास्फोरस एटम रहेगा. 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 28 को देखो. 28 में क्या दिया है? क्वेश्चन 28 में दिया आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट मास. ओके, 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2? 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. दैट मीन्स क्या हो गया? ग्राम का मतलब है एवोगैड्रो नंबर. तो 2 Na मॉलिक्यूल्स का मतलब है 2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मतलब कितना है? 44 मोलर मास है इसका. तो 2 मोल में कितना होगा इसका? 88 ग्राम. तो अमाउंट कितना रहेगा इसका? 88 ग्राम अमाउंट प्रेजेंट 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2. सेकंड में क्या दिया? 1.2 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड. ओके, तो अगर मैंने Na मॉलिक्यूल्स लिया, Na मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड
इसका मास कितना होगा 60 ग्राम, मास कितना है 60 ग्राम। तो आपके पास मॉलिक्यूल्स कितना गिवन है 1.2 10 टू दी पावर -24 मॉलिक्यूल्स। तो मास विल बी, तो क्या करोगे 1.2 10 टू दी पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 60, तो वेरी लेस अमाउंट आएगा। ओके, बहुत लेस अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास कितना है 60, NH2CO NH2 यूरिया का जो मोलर मास है वो 60 है। तो 3 मोल में कितना मास ऑक्यूपाइड रहेगा 60 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम। ओके, तो इसमें भी ज़्यादा आएगा, इसमें भी। तो सबसे लेस क्या आएगा 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इसका वेरी लेस है, माइनस पावर है। ओके, बहुत लेस अमाउंट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा एसिटिक एसिड के सबसे लेस अमाउंट रहेगा 29 का, बी ऑप्शन इसका है। क्वेश्चन 29 बी आंसर विल बी करेक्ट। ओके, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 28, पीछे रह गया, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 28 में क्या दिया देखो, 28 में क्या दिया मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ एलिमेंट x इज 2.25 ग्राम। ओके, तो अननोन एलिमेंट x है, इसका जो मास है वो कितना है, इसका मास अपने पास 0.25 मोल में इसका जो मास ऑक्यूपाइड है वो कितना है 2.25 ग्राम मास ऑक्यूपाइड है। ओके, तो आपसे क्या पूछा है, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट x इज। ओके, तो पहले 1 मोल में कैलकुलेट कर लो, इसके 1 मोल में कितना मास ऑक्यूपाइड होगा 2.25 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 0.25, तो कितना आ जाएगा 9 ग्राम, कितना आ जाएगा 9 ग्राम, 9 टाइम्स डिवाइड होगा 8 200 5 तो क्या होगा 9 ग्राम। तो 9 ग्राम इसका मतलब है इसके 1 मोलर मास क्या है, अननोन एलिमेंट का मोलर मास कितना है 9 है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आपने इसके Na मॉलिक्यूल्स लिए, एटम्स लिए, सॉरी एटम है तो क्या लेंगे Na एटम्स, Na एटम्स का मास कितना 9 ग्राम, तो 1 एटम सिंगल 1 एटम का मास क्या होगा 1 एटम ऑफ x का मास क्या होगा, कैलकुलेट कर सकते तो क्या है 9 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 23। ये कितना हो गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा 3 1.5 10 टू दी पावर -23 ग्राम। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन इज करेक्ट, 28 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 0.25 मोल में इतना अमाउंट है, तो 1 मोल में अमाउंट कितना होगा 9 ग्राम, मोलर मास ऑफ एलिमेंट x इज 9 ग्राम, तो Na मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग 1 मोल, Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 9 ग्राम, तो 1 एटम का मास पूछा है, Na एटम्स का मास 9, तो 1 एटम का मास के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ, 30 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपके पास गिवन है हाउ मेनी स्ट्रक्चर एरोमेटिक एसिड आर पॉसिबल इन मोल फॉर्मूला C7H6O2। इसके आपको बनाना है एरोमेटिक एसिड आर पॉसिबल। ओके, पहले इसका ड्यू निकालो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1, 7 + 1 कितना हो गया 8, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया 8 - 3 तो कितना आ जाएगा 5 डी है। ओके, कार्बन बेंजीन में कितना ड्यू कंज्यूम हो जाएगा 4 ड्यू कंज्यूम हो चुका है 6 कार्बन। ओके, 1 ड्यू रिमेनिंग है 1 कार्बन रिमेनिंग है। ओके, तो कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या इसमें, नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक ही एरोमेटिक एसिड बनेगा क्योंकि 6 कार्बन यहाँ कंज्यूम हो चुके, एक ही कार्बन है और 2 ऑप्शन है 1 ड्यू यहाँ कंज्यूम होगा, तो ओनली 1 एरोमेटिक एसिड आर पॉसिबल। द आंसर विल बी फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, 30 का क्या आ जाएगा आंसर ए इज करेक्ट। ओके, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 को देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 31 में तो फॉर्मूला दिया है मॉल फॉर्मूला C8H18, क्या दिया आपके पास C8H18 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। तो ऑन मोनोक्लोरेशन ओनली 1 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, इसका मोनोक्लोरेशन करने पर क्या होना चाहिए, मोनोक्लोरिनेशन ओनली 1 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, क्या मिला आपको ओनली 1 प्रोडक्ट। ओके, अगर ये ओनली 1 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इसका मतलब क्या है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। ओके, तो देखिए सी ऑप्शन में क्या दिया है टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 4 कार्बन ले लिया आपने और क्या दिया 2233 टेट्रा मिथाइल, तो देखिए सभी के सभी क्या 1 डिग्री है। देखिए अगर क्लोरीनेशन मैंने यहाँ पे भी कर दिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ओके, तो क्लोरीनेशन यहाँ पे करेंगे तो भी एक सेम प्रोडक्ट मिलेगा, आईपीसी नेम क्या रहेगा सेम, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लोरीन को यहाँ अटैच किया तो नंबरिंग सेम स्टार्ट करेंगे। सपोज देखो क्लोरीन को यहाँ से तो नेमिंग क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो नेमिंग क्या हो जाएगा इसका 1 क्लोरो 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। अगर आपने क्लोरीन को यहाँ अटैच कर दिया तो भी नेमिंग क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो अगेन क्या आ जाएगा 1 क्लोरो 2 2
3 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन, तो आईपीसीएन क्या आएगा, सेम आएगा, दैट मींस क्या होगा, ओनली वन प्रोडक्ट आर पॉसिबल, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 को देखो, 32 में क्या दिया है, क्वेश्चन 32, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी, 3/2 nkt। ओके, 3/2 nkt, और यहाँ पे के क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट, के क्या अपने पास, r डिवाइड बाय na। ओके, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है अपने पास के। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है -123 डिग्री सेल्सियस, -123 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स क्या होगा, 150 केल्विन। क्या करोगे, 273 में से 123 को माइनस कर दो, कितना होगा, 150 केल्विन। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना आपके पास, 150 डिग्री सेल्सियस, 150 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कितना गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो गिवन है n1 मॉलिक्यूल्स गिवन है। ओके, और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन 2E। ओके, इसका एनर्जी कितना दिया है, 2E1 गिवन है। नाउ टेम्परेचर जब आपने क्या कर दिया, 27 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इसका मतलब है 300 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, पहले कितना 50 केल्विन, 150 केल्विन से कितना राइज किया, 300 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी इज 2E, assume ideal gas number of gaseous molecule in second sample will be। okay, तो सबसे पहले आपको एनर्जी जो दिया है, इसका E1 एनर्जी दिया है, और ट्रांसलेशनल एनर्जी कितना दिया है, 2E1। ओके, 2E1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी पूछा है। ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, देखिए क्या कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसका एनर्जी कितना हो गया, E1, ये क्या है, 3/2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या गिवन, n1, और टेम्परेचर कितना दिया, के इनटू टेम्परेचर कितना है, 150, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। ओके, अब सेकंड में क्या दिया उसने, व्हेन टेम्परेचर राइज फ्रॉम 150 केल्विन टू 300 केल्विन। ओके, ये क्या हो जाएगा, 3/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 फाइंड आउट करना है, इनटू रिडबर्ग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर कितना हो गया, 300 टेम्परेचर। ओके, अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये क्या होगा, के से क्या कैंसिल आउट हो गया, 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो गया, 150 से कितना टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे E1 का रेशियो E2 के रेशियो के इक्वल कर दूं, दोनों का एडिक रेशियो देखो क्या आ जाएगा, E1/2E1, तो रिलेशन क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, n1 मॉलिक्यूल्स, और इधर क्या मिल रहा है, n2 मल्टीप्लाई बाय 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो अपने पास एनर्जी है दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू n2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे आपके पास, इक्वल रहेंगे। ओके, E1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा है, दोनों का एनर्जी इक्वल, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। ओके, देखो क्वेश्चन समझ में है आपको। सबसे पहले आपको टेम्परेचर दिया है 150 केल्विन, इससे आपका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी E1 गिवन है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 गिवन है। व्हेन टेम्परेचर राइज फ्रॉम 150 केल्विन टू 300 केल्विन टेम्परेचर, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी बिकम्स 2E1। इन फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दोनों को इक्वेट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो 3/2 कैंसिल आउट, इक्वेट कर दो, क्या होगा, n1 और n2 क्या रहेंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल सेकंड सैंपल विल बी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए आंसर इज करेक्ट, आंसर विल बी ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 को देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 33, the rate of diffusion of A is 5 times of that of B, what is the density ratio of A and B। okay, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 क्या हो जाएगा, D2/D1। ओके, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A is 5 times that of B, रेट ऑफ डिफ्यूजन A का कितना है, 5R is compared to B, और क्या दिया आपके पास, व्हाट इज द डेंसिटी रेशियो ऑफ A and B, तो डेंसिटी रेशियो पूछा है आपसे, D1/D2 पूछा, इसका स्क्वायर R से R कैंसिल, इसका रूट हटाने पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या होगा 25:1, इधर क्या होगा D2/D1, आपसे पूछा क्या है, D1/D2 का रेशियो पूछा है, तो क्या होगा 1:25। ओके, तो क्या आ जाएगा 1:25, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, रेशियो ऑफ
क्या जाएगा आपका आंसर इज ए इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 को देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 34, the pH of 10 to the power minus 8 molar HCl solution is, क्या दिया आपके पास, is 10 to the power minus 8 molar HCl solution is। now HCl solution क्या है आपके पास, एसिडिक है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे, रूम टेम्परेचर, ये क्या एसिडिक है। अभी आप pH कैलकुलेट करोगे तो pH क्या आ रहा है, बेसिक आ रहा है, पॉसिबल हो सकता है क्या नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, टोटल H पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे, कमिंग फ्रॉम HCl, ये कितना है -8 के ऑर्डर का, कमिंग फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कितना है 10 टू द पावर -7 के ऑर्डर का। तो 10 टू द पावर -7 कॉमन निकालो, 0.1 + 1 मिलेगा, या तो क्या मिलेगा 1.1 10 टू द पावर -7, उसका डायरेक्ट पीएच कैलकुलेट करना मुझे, क्या मिल जाएगा, टोटल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ओके, पीएच का फॉर्मूला क्या है, -log टोटल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ओके, फॉर्मूले वैल्यू रखोगे, सॉल्व को तो क्या जाएगा, डायरेक्ट लिख बताया मैंने, पीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 7 - log 1.1, इसको आप x मान लो, इस पावर को y मान लो, जब भी कंसंट्रेशन दिया तो pH का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y - log x, क्या बन जाएगा, y - log x। ओके, अब इसका वैल्यू मान लो 0.4 है, तो क्या मिलेगा आपको, 7 - 0.4 तो क्या मिलेगा 6.96, ओके, क्लोजर टू 7, तो क्या जाएगा क्लोजर टू 7, 6.9 इज करेक्ट आंसर। तो 34 का क्या जाएगा, ये ऑप्शन। जब भी कंसंट्रेशन इस फॉर्म में दिए तो डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला बना लो, y - log x, ठीक है, डायरेक्ट पीएच आ जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा 34 का ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35, जब आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट नॉट डिपेंड ऑन, ओके, तो वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। तो वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, इस पे डिपेंड करेगा √kH, और डिग्री ऑफ kH किसके ऊपर डिपेंड करता है, KW, K × KB के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट नॉट डिपेंड ऑन कंसंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये अपने पास क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो भी आपने वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट लिया, वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट लिया है, उस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट में तो क्या जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी में डिपेंड करेगा, अगर आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग और वीक का सॉल्ट ले लिया सब में डिपेंड करेगा। देखो, अगर आपने कोई सॉल्ट लिया है अमोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट लिया जिसमें KH का रिलेशन क्या था, KCH2, H का रिलेशन क्या आ जाएगा, KH/C, और C क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, दोनों पे डिपेंड करेगा। बट अगर ये सॉल्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक वीक अगर सॉल्ट लेंगे तो डिपेंड नहीं करेगा। ओके, आप क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है तो जनरली क्या मानेंगे, नॉट डिपेंड ऑन, मतलब किसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहे हो, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट की इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहे हो, अंडरस्टूड है, ठीक है। क्वेश्चन 36 को देख लो, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36 में दिया है, on adding 0.1 molar solution each electrolyte which give precipitate first, okay, तो precipitate वो पहले देगा, easily precipitate कौन देगा, इसका लिस्ट वैल्यू ऑफ KSP, इसका लिस्ट वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी, जितना सॉल्युबिलिटी लेस रहेगा उतना क्या देगा, फर्स्ट प्रेसिपिटेट, फर्स्ट गिव पीपीटी। तो आपको चेक कर लो किसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, तो KSP सबसे कम किसका है, सभी AB2 इलेक्ट्रोलाइट है, तो सबसे लेस किसके लिए, KSP का वैल्यू सबसे लेस किसके लिए, बेरियम सल्फेट के लिए गिवन है, कितना है 10 टू द पावर -11। ओके, अगर मैं बेरियम सल्फेट की बात कर रहा हूँ उसका KSP का रिलेशन क्या मिलेगा, इसके लिए S² मिलेगा, S का रिलेशन क्या मिलेगा, √KSP, ठीक है। उस लिस्ट वैल्यू किसके लिए है, -11 के ऑर्डर का है KSP, कितना है -11 का ऑर्डर, क्या होगा, लो सॉल्युबिलिटी, इट गिव फास्ट प्रेसिपिटेट, जल्दी प्रेसिपिटेट कौन देगा, इसका लिस्ट वैल्यू ऑफ KSP, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 36 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 37 पे आ जाओ, the pH of solid solution of barium hydroxide 12 the value of solubility product of barium hydroxide is, okay। तो क्वेश्चन 37 में क्या पूछा आपसे, देखो क्वेश्चन 37 में दिया आपके पास the pH of saturated solid barium hydroxide 12 दिया, ओके।
तो जहाँ पे भी टर्म में लिखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच कितना दिया आपके पास, पीएच 12 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है सैचुरेट सॉल्यूशन, सैचुरेट सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा मोलरिटी के इक्वल होगा, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, ओके। द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ओके। तो सबसे पहले आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, अगर पीएच का वैल्यू 12 है तो पीएच का वैल्यू कितना मिलेगा 10 टू द पावर कितना मिलेगा -2, तो पीएच कितना मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा, मतलब OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना मिलेगा 10 टू द पावर -2 मिलेगा। बट जो पीएच प्रोड्यूस करेगा वो कितना मिलेगा 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, क्योंकि कितने यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयंस कंट्रीब्यूट करके आपके पास pH 12 बना रहा है, pH 12, तो pH कितना मिलेगा 2, तो 2 में कितने पार्टिसिपेट 2 हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ 1 हाइड्रोक्साइड आयंस कितना हो गया 1/2 10 टू द पावर -2 होगा 5 टू 10 टू द पावर -3 हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस का सॉल्युबिलिटी हो गया, ठीक है। अब केएसपी का फॉर्मूला क्या है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड तो क्या मिलेगा, इसको डिसोसिएट करो तो क्या मिलेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब डिसोसिएट कर दो क्या मिलने वाला है बेरियम +2 + 2OH नेगेटिव, इसका सॉल्युबिलिटी कितना हो गया, इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा 2s का होल क्यूब, तो क्या मिलेगा 4s3, ओके। तो यहाँ से क्या करना है 4s3, इसका वैल्यू कितना है 5 × 10 टू द पावर -3 का होल क्यूब, ओके। ये कितना हो गया 4, 5 का क्यूब कितना हो गया 125, 10 टू द पावर कितना हो गया -9, ठीक है। अब 125 को 125 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया प्लस 125, तो ये अपने पास हो गया 125 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 500 हो गया 10 टू द पावर -9, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर -7, तो केएसपी कितना आ जाएगा 5 × 10 टू द पावर -7 के ऑर्डर आ जाएगा, ओके। तो बी ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन इसका, ओके। पहले बेसिक नेचर तो क्या मिलेगा आपको pH 12 से ज्यादा होगा तो OH नेगेटिव मिलेगा, तो pOH मिलेगा, पहले pH कितना है 2, तो OH कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लिया, OH से आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन 38 को देखो, 38 में क्या दिया है, क्वेश्चन 38, इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन आइडियल गैस इज 0, इन फ्री एक्सपांशन वर्क डन इज 0, ओके। क्वेश्चन 38 में देखो इन फ्री एक्सपांशन वर्क डन इज 0, फ्री एक्सपांशन वर्क डन क्या होता है 0 होता है, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होता है 0 होता है, चेंज इन एनर्जी भी क्या होता है 0 होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, फॉर फ्री एक्सपांशन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, तो देखो क्वेश्चन 39 में क्या पूछा है एडियाबेटिक, अगर मैं एडियाबेटिक कंडीशन की तो क्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फ्री एक्सपांशन में क्या होता है वर्क डन 0 होता है, चेंज टेम्परेचर 0 होगा, इंटरनल एनर्जी 0, और एडियाबेटिक दिया तो चेंज इन हीट भी क्या हो जाएगा 0, नो एक्सचेंज ऑफ हीट सिस्टम सराउंडिंग, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, Q 0 ΔT 0 W 0, 39 का क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 40 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या पूछा है इन विच नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। तो क्वेश्चन 40 को देखो, पहले आप देखो कि ऑप्शन में अमोनिया का हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3, सभी जानते हैं। सेकंड में देखो अमोनियम आयंस, इसका हाइब्रिडेशन भी क्या रहेगा sp3। थर्ड में देखो NH2 नेगेटिव, इसका हाइब्रिडेशन भी क्या रहेगा 5 + 2 6 + 1 5 + 2 7 + 8 8, तो क्या मिलेगा sp3, ठीक है। NOCl नाइट्रोसिल में देखो N डबल बॉन्ड Cl, कितना सिग्मा बॉन्ड है 1 2 सिग्मा बॉन्ड है, और लॉन पेयर कितना है 1 है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन, तो क्या मिलेगा 3, तो क्या मिलेगा sp2, तो sp2 किसमें नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, बाकी सभी में क्या है sp3, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 41 को देखो, इन कार्बन सब ऑक्साइड द हाइब्रिडाइजेशन एटम ऑफ कार्बन इज, ओके। क्वेश्चन नंबर 41, ओके। क्वेश्चन 41 को देखो, 41 में क्या दिया है, इन क्वेश्चन नंबर 41 इन कार्बन सब ऑक्साइड, ये अपने पास क्या है कार्बन सब ऑक्साइड, हाइब्रिडेशन क्या है इसका sp, इसका भी क्या है sp, इसका भी sp, ऑल एटम आर sp हाइब्रिडाइज्ड, तो आंसर 41 का आंसर इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आपको DU मैच करना है, क्या मैच करना है 42 में DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो 42 में आपको DU मैच करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैच डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो पहले ऑप्शन को देखो कितना DU प्रेजेंट है इसमें, बेंजीन है, बेंजीन में DU कितना हो गया 4 हो गया बेंजीन का, इधर क्या होगा C डबल बॉन्ड NH2, तो क्या हो जाएगा 4 + 1 5,
तो कितना आ जाएगा 5 वैल्यू। तो डी यू ए ऑप्शन में कितना आ जाएगा 5 करेक्ट है। बी ऑप्शन में चेक करते हैं, बी में कितना है, बेंजीन का 4 है, ये क्या होगा सी ट्रिपल बॉन्ड एच, इधर क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड और सी एस 3, तो कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, तो डी कितना आ जाएगा इसका 8, 4 प्लस 2 और 1 3 8, तो क्या दिया इसमें 2 तो रॉन्ग हो गया। सी में देखो बेंजीन का 4 है, इधर 1 2 3, 4 प्लस 3 7, इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 7, 7 रॉन्ग दे दिया, 4 5 6 7, यहाँ पे 10 दिया तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 डेज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 43 को देखो, इन ओजोलिसिस, ओजोलिसिस में क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन 43, इन ओजोलिसिस वी यूज रिड्यूसिंग एजेंट ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, क्या यूज करेंगे ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ये आंसर इज करेक्ट 43। ओके, क्वेश्चन 44, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन 44, the correct order of ionization energy carbon nitrogen oxygen fluorine, carbon nitrogen oxygen fluorine, correct order of ionization energy। ionization सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन, ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये क्या बन जाएगा हाफ फील्ड, हाफ फील्ड जिसका भी कॉन्फिगरेशन रहेगा, तो एटॉमिक नंबर इसका 7, इसका एटॉमिक नंबर कितना 8, तो 8 से डोमिनेट हो जाएगा, 1 से डोमिनेट हो जाता है, ठीक है, तो 8 से डोमिनेट हो पाएगा, 9 से डोमिनेट नहीं हो पाता है। ओके, जहाँ पे भी हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन आएगा उसका एटॉमिक नंबर पूछो कितना है 7, तो 7 8 से डोमिनेट हो जाएगा, 9 से डोमिनेट नहीं हो पाएगा, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो सबसे ज्यादा क्या आएगा फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 44 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 45, द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन रिस्पेक्टिवली। ओके, अब उसमें पूछा है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड का मतलब क्या है, क्वेश्चन 45 को देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 45, कॉन्फिगरेशन क्या है इसका आउटरमोस्ट, ये क्या हो जाएगा 2s2, इधर 2p में क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे 2p में कितना हो जाएगा 2s2 सबके पास है, इधर क्या हो जाएगा 2p3, यहाँ पे क्या होगा 2p4, इधर क्या हो जाएगा 2p2। ओके, अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट को रिमूव कर दे तो कितना मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितना मिलेगा 3, यहाँ पे कितना मिलेगा 3 और यहाँ पे कितना मिलेगा 1। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो हाफ फील्ड कौन बन गया इस केस में, नाइट्रोजन के पास तो कितना था पहले 3 था, तो अब कितना बचेगा 2 बचेगा नाइट्रोजन के पास, इसके बाद ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या बन गया अब हाफ फील्ड बन गया, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ऑक्सीजन क्या बन जाएगा हाफ फील्ड, तो ऑक्सीजन सबसे डोमिनेट हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा कार्बन, दिस इज ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो देख लो फ्लोरीन सबसे पहले क्या आएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किससे में दिया है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 46 को देखो, क्वेश्चन नंबर 46। ओके, in question number 46, how many pi bond are present in acetophenone? Okay, what is structure of acetophenone, C डबल बॉन्ड और CH3 स्ट्रक्चर ऑफ एसिडोफिनॉन। तो पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, देखिए बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना है 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड इधर है, तो कितना आ जाएगा 4, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो कितने आ जाएंगे इसमें 4, आंसर विल बी 4, आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। ओके, क्वेश्चन 47 को देखो, 47 में क्या दिया है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O क्या दिया आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। तो आपके पास जो दिया है C4, क्वेश्चन नंबर 47 और फॉर्मूला इज गिवन C4H8O। ओके, हाउ मेनी कार्बोनिल आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो क्या बनेंगे कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन कितने बनेंगे, इस फॉर्मूले से पूछा है। ओके, पहले इसका स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, इसका DU कैलकुलेट करो। ओके, तो DU कितना है इसमें 5 - 4 इज 1 DU है। ओके, कार्बन कितना है 4 है, तो स्टेप सेकंड में क्या करना है, DU पता चल गया, अब इसके स्ट्रक्चर आइसोमर्स ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर क्या बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन, एक क्या बनेगा आइसोब्यूटेन, क्या बनेगा नॉर्मल। अब एल्डिहाइड के बनाओ, पहले क्या करना है आपको, एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर कितने आइसोमर्स बना सकते, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, तो एक एल्डिहाइड यहां बना सकता हूं मैं। अब यहाँ पे एल्डिहाइड यहाँ अटैच करो, यहाँ अटैच करो, यहाँ पे बात सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे 2 एल्डिहाइड बनेंगे, एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर। कीटोन पे आ जाओ, अब कीटोन कितने बन सकते हैं उसको चेक कर लो, ये तो क्या बनेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर ड्रॉ कर लो, नॉर्मल इधर क्या होगा आइसोब्यूटेन, ये क्या होगा आइसोब्यूटेन। ओके, अब कीटोन एक ही पॉसिबल है इसमें, यहाँ अटैच करो, यहाँ पे आइसोस नेम सेम रहेगा, कीटोन इधर पॉसिबल, इधर कीटोन नहीं बन सकता, कार्बन बिकम्स पेंटावैलेंट, अगर आपने कीटोन यहाँ पे बना दिया तो पेंटावैलेंट बन जाएगा,
और पेंटावैलेंसी शो कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए कितना पॉसिबल है? 2 एडिएट में कीटोन, आंसर विल बी 3। आंसर विल बी 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन प्रेजेंट सोडियम। ओके, आप बोरेक्स को जब हीट करोगे, क्वेश्चन 48 में क्या पूछा है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इन बोरेक्स स्ट्रक्चर। ओके, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरेक्स में कितने वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। ओके, तो व्हाट इज फॉर्मूला बोरेक्स? Na2B4O7.10H2। जब आप इसको हीट करोगे ये आपके पास बनाएगा Na2B4OH5.8H2। ओके, तो यहाँ पे जो रहेंगे 8 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में अटैच रहते हैं। 8 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में अटैच रहेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा? आंसर इज 8। ओके, इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसे रहेगा। अब बोरॉन को अटैच कर दो, इधर बोरॉन को, इधर एक बोरॉन को, इधर एक बोरॉन को अटैच कर दो। आपने क्या कर दिया? 4 बोरॉन्स को पहले अटैच कर दिया। अब इसके बीच में ऑक्सीजन अटैच कर दो, एक ऑक्सीजन अटैच कर दो, एक ऑक्सीजन अटैच कर दो, एक ऑक्सीजन अटैच कर दो। अब क्या कर दो? एक BOB बॉन्ड बना दो। अब सब जगह क्या करो? OH अटैच कर दो। सब बोरॉन के पास है कि OH अटैच कर दो। ओके, अब जहाँ पे बोरॉन पे OH नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लगा दो, नेगेटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज लगा दो। ओके, देखो बोरॉन कितने हैं इसमें? 4 है। हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 5 है। देखो कितने हैं? 5 हाइड्रोक्साइड, Na2B4OH4। तो कितने अपने पास? ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? OH तो कितने अपने पास? 4 ही है। B4O5, B4 क्या रहेगा? O5 और OH क्या रहेगा? O4। देखो B4O5OH4, तो B कितने हो गए? 1 2 3 4, बोरॉन 4 है, ऑक्सीजन कितना हो गया? 5। 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है ये, और हाइड्रोक्साइड 4 है, 1 2 3 4। ये रहेगा 8 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे? क्रिस्टलाइन फॉर्म में अटैच रहेंगे। ओके, तो इसमें भी क्या रहेगा? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? sp3। आउट ऑफ 4 बोरॉन में क्या रहेगा? sp3, और 2 बोरॉन का क्या रहेगा? sp2। ये sp2 रहेगा, फिर भी क्या रहेगा? sp2। तो आपको इधर क्रिस्टलाइन फॉर्म की जब बात करेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म, ओके, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या रहेंगे? 8 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट रहेंगे। ओके, देख लो आप सभी स्ट्रक्चर वगैरह। 2 कार्बन sp2 वाले रहेंगे, 2 क्या रहेंगे? sp3। 4 बोरॉन है, 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोक्साइड 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। देखो 49 में क्या दिया है? क्या पूछा है 49 में? इन क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी मल्टीपल p pi d pi बॉन्ड आर प्रेजेंट। किसमें p pi d pi मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है? ये देखना है। क्वेश्चन 49 को देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 49 में देखेंगे SO2 मॉलिक्यूल्स। ओके, SO2 में देखो S डबल बॉन्ड वो गिवन है SO2 मॉलिक्यूल्स में। ओके, तो इससे ड्रॉ कर लो। तो कितना है इसमें? 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट। सल्फर कॉन्फिगरेशन लिखो, क्या मिलेगा? 1s2, इधर क्या मिलेगा? 2s2, इधर क्या मिलेगा? 2p2, सॉरी 2। दैट में आउटर कॉन्फिगरेशन लिखा तो क्या हो जाएगा? 3s2, और इधर क्या मिलेगा? 3p4। ओके, कितना? 10 प्लस क्या हो गया? 16। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया? 3s और 3p वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? 3s के जो ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप कर दो, और p में कितने? इसमें p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को फिल अप कर दिया। ओके, ये अपने पास बन जाएगा 3p, और इधर क्या रहेगा? वैकेंट 3d ऑर्बिटल। इधर वैकेंट क्या अभी अपने पास 3d ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, तो 3d ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट। अब क्या करना है? इसको बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं। अभी बनाने में कितना केपेबल है? ओनली 2 हाफ एटम में 2 बॉन्ड बना सकता है। तो एक्साइज स्टेट में क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइज स्टेट में यहाँ ट्रांसफर करेगा। तो एक्साइज स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया? इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम p ऑर्बिटल टू d ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफर दिया। अब हाफ एडर कितने हो गए? इसके बाद 4। अब जितना d में जाएगा ये तो क्या रहेगा अपने पास? इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 4 हो गया। लॉन पेयर कितना है? 1 लॉन पेयर बचा हुआ है इसके बाद, तो ये तो क्या शो करेगा? लॉन पेयर को शो करेगा। इट इज लॉन पेयर। ओके, अब हाइब्रिडेशन क्या रहेगा इसका? sp2, तो sp2। ओके, तो एक ऐसा ऑर्बिटल 2 p पार्टिसिपेट करेंगे, तो 2 तो चलेंगे sp2 हाइब्रिडेशन में। अब जो बचा है रिमेनिंग वो क्या बनाएगा? p pi p pi। तो ये जो बनाएगा p pi बॉन्ड बनाएगा, और जो d में गया वो क्या बनाएगा? d pi। और ऑक्सीजन के साथ इधर जो ऑक्सीजन है उसका क्या बनाएगा? p pi। तो यहाँ पे देखो सल्फर का यहाँ पे क्या है? p pi वाला बॉन्ड है, और ऑक्सीजन जो अटैच है उसका भी p pi। तो एक तो क्या बनेगा? p pi और एक क्या बनेगा? d pi और p pi। जितने d में जाते हैं उतने d pi p pi बॉन्ड अदर बनाएंगे। जो रिमेनिंग बचे हैं
वो क्या आएगा पी पाई पी पाई, तो क्या बनेगा पी पाई पी पाई डी पाई, इसको पी पाई मान लिया, इसको क्या बन जाएगा डी पाई, एक बॉन्ड बनेगा। अब इसका क्या है पी पाई, इसका भी क्या बनेगा पी पाई पी पाई, इसमें क्या रहेगा एक ही पी पाई डी पाई बॉन्ड एक ही है, मुझे कितना चाहिए मल्टीपल चाहिए, तो मल्टीपल है क्या इसमें नहीं है। SO3 पे आ जाओ, अब क्या आ जाएंगे SO3, ओके। तो देखो SO3 को जब कैलकुलेट करेंगे तो SO3 में देखो कितने बॉन्ड है यहाँ पे, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, कितने बॉन्ड है इसमें 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो अभी कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा 3s2 और 3p क्या मिलेगा 4। अभी केपेबल कितना है 3s और यहाँ पे 3p में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इधर d क्या है अभी वैकेंट ऑर्बिटल है, अभी d ऑर्बिटल क्या है अभी यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। अब उसको 6 बॉन्ड बनाने दो, केपेबल अभी कितना है एक साइड स्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ओके। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो डी पाई, इधर भी क्या हो जाएगा डी पाई, और ऑक्साइड टर्म का क्या रहेगा पी पाई, इधर भी क्या रहेगा पी पाई। इसका मतलब क्या है यहाँ पे पॉसिबल है इसमें 1 तो क्या रहेगा पी पाई और 2 क्या रहेगी पी पाई डी पाई बॉन्ड, तो इधर क्या रहेगा 1 जो रहेगा वो क्या रहेगा पी पाई बॉन्ड, और 2 क्या रहेगा पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, ओके। तो मल्टीपल बॉन्ड है इसमें, SO3 में क्या होगा मल्टीपल बॉन्ड हो गया, ओके। अब नेक्स्ट चेक करते हैं HSO4 नेगेटिव को, इसको चेक करेंगे HSO4 नेगेटिव के लिए कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है उसको चेक करते हैं। HSO4 नेगेटिव देखो सल्फर, ये क्या मिलेगा डबल बॉन्ड, इधर क्या नेगेटिव चार्ज, इधर क्या होगा OH, इधर क्या होगा नेगेटिव डबल बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे सल्फर में कितने बॉन्ड बनाना है आगे इसको 6 बॉन्ड बनाना है, ओके। तो आगे इसमें भी क्या हो जाएगा 6 बॉन्ड, तो टू क्या जाएंगे डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मैंने भी कहा क्या कहा कि 3s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है अभी इसके, p में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और d में क्या है अभी d ऑर्बिटल भी वैकेंट है, तो मुझे कितने बॉन्ड बनाना है 6, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक को यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, ओके। अब पाई बॉन्ड कितने इसमें 2 ही पाई बॉन्ड है, और d के कितने 2, तो ये क्या बना लेगा d पाई, ये क्या बनेगा d पाई p पाई, ये भी क्या बना लेगा d पाई p पाई। जितने में d में चलेंगे वो सब d पाई p पाई, जो रिमेनिंग बचे रहेंगे वो p पाई जाएंगे। तो रिमेनिंग कोई पाई बॉन्ड 3 है कि यहाँ पे 2 ही पाई बॉन्ड है, तो d में कितने चलेंगे 2, मतलब दोनों क्या बनेंगे p पाई d पाई बॉन्ड। सल्फर का d पाई जाएगा ऑक्सीजन का p पाई, सल्फर का d पाई ऑक्सीजन का p पाई, तो कितने रहेंगे इसमें भी HSO4 नेगेटिव में भी क्या रहेंगे 2 रहेंगे p पाई d पाई बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड हो गए इसमें भी 1 से ज्यादा हो गए। अब सल्फेट में भी सिमिलर होगा, S डबल बॉन्ड हो O नेगेटिव, इधर भी क्या होगा O नेगेटिव, इधर क्या होगा S, तो 2 पाई बॉन्ड इसमें भी क्या रहेंगे 2 p पाई, इधर क्या रहेगा d पाई बॉन्ड, ये भी क्या होगा SO4 2 नेगेटिव में भी क्या रहेगा p पाई d पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब SO3 2 नेगेटिव को देखो, अगर मैं SO3 की बात करूं तो SO3 में कितना एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें भी क्या हो जाएगा एक सिंगल p पाई d पाई बॉन्ड रहेगा, इसमें पॉसिबल है क्या नहीं है, मुझे क्या चाहिए मल्टीपल चाहिए। HSO नेगेटिव की बात करते देखो इसमें क्या हो जाएगा S डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव चार्ज, इधर क्या होगा O नेगेटिव चार्ज, इधर क्या हो जाएगा OH, इसमें भी क्या है मुझे ऑक्सीजन 3 चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए मुझे 3, तो क्या आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसमें भी एक ही है, तो किस किस में आ जाएगा 3 आंसर, किसमें होगा SO3 में, HS4 2 नेगेटिव में, और SO4 2 नेगेटिव में मल्टीपल p पाई d पाई बॉन्ड है, ओके। तो आंसर विल बी 3, आंसर क्या आ जाएगा 3, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ मोल फार्मूला C5H8O, विथ मोल फार्मूला C5H8O देखो इक्वेशन नंबर 50, क्वेश्चन 50 में देखो क्या दिया है फॉर्मूला C5H8O, ये आपको दिया है C5H8O, दिस मोल फॉर्मूला इज गिवन, इसका du निकालो। स्टेप फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करेंगे du डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ओके। तो देख लो इसमें du कितना है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 5 + 1 6/4 कितना हो गया 2, ओके। नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 तो कितना हो गया 5 + 1 6, और ये कितना हो गया, तो du कितना है इसमें, तो कार्बन एटम +1 कितना हो गया 6, और 4 8/2 कितना हो गया 4, तो du का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो du इसमें कितना है 2 du प्रेजेंट है, ओके। देखो यहाँ पे जो अपने पास है फॉर्मूला जो लिखा है C5H8O, तो फॉर्मूले में देखो C5H8O, इसका अंदर du कितना है, इसमें मुझे du 1 चाहिए बट यहाँ पे du 2 दिया, तो C5H8, तो कार्बन कितना 5 + 1 6, और ये कितना हो गया 8/2, तो 4 आ गया, du का वैल्यू कितना आ गया इसमें 2 आ गया, ठीक है।
अब इसको 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 7। अगर इसको आपने 5 की जगह 4 कर दिया तो ये कितना होता है ओके। अगर इसको 6 कर दिया तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 3D आ जाएगा। देखो इसमें जो अपने पास डी का जो वैल्यू है वो मुझे 1 चाहिए। एक्चुअली डी का वैल्यू कितना चाहिए 1। यहाँ पे जो दिया है तो यह आ जाएगा 6 माइनस 4 ओके। तो क्या आ जाएगा 7 माइनस यहाँ पे मुझे हाइड्रो एटम्स चेंज करने चाहिए ओके। देखो इसमें मुझे डी का वैल्यू कितना चाहिए 1 चाहिए। अगर C5 कार्बन दिए तो ये कितना हो गया 6। तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा मुझे हाइड्रोजन 10 लेने पड़ेंगे तब जाके क्या होगा 5 होगा तब जाके डी का वैल्यू क्या होगा 1। तो फॉर्मूले को चेंज कर दो ये क्या हो जाएगा C5H10O क्या हो जाएगा C5H10O ओके। मॉर्फोमूला C5H10O रिएक्ट विद एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइल अमीन। किससे रिएक्शन करेगा एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्शन करेगा। तो आपसे पूछा है then how many geometrical isomers are possible, how many geometrical isomers are possible। इसको 8 की जगह 10 कर दो। यहाँ पे 8 लिखा है हाइड्रोजन उसको क्या करना है 10 कर दो ओके। तब इसके पहले स्ट्रक्चर आइसोमर ड्रॉ कर दो ओके। पहले क्या करना है आपको इसके और पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स ड्रॉ करना है ओके। तो क्वेश्चन 50 में देखो सबसे पहले आप डी कैलकुलेट करो। डी का वैल्यू कितना आ गया इसमें 1 आ गया ओके। अब इसके स्ट्रक्चर आइसोमर्स ड्रॉ करो। स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने हैं पहले क्या बनेगा नॉर्मल पेंटेन। एक नॉर्मल पेंटेन बनेगा एक क्या बनेगा आइसोपेंटेन और एक क्या पॉसिबल है नियोपेंटेन। एक क्या पॉसिबल है नियोपेंटेन। इसमें एडिएट कितने पॉसिबल है इसमें एडिएट एक ही पॉसिबल है ओके। अब एडिएट इसमें एक पॉसिबल है और इधर दोनों टू वैलेंसी क्या डिफरेंट है। अब इससे रिएक्शन करना है हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ। तो ये वाटर लिमिट करेगा यहाँ से तो बॉन्ड क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH प्लस क्या होगा लॉन्ग पेयर। और इधर कार्बन कितना है 1 2 3 4 कार्बन। इधर क्या होगा 1 2 3 4 और इधर क्या रहेगा हाइड्रोजन। ये बैलेंस से डिफरेंट है तो क्या बनेगा 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक तो क्या बनेगा सिन और एक क्या बनेगा एंटी। तो अगर इधर डिफरेंट है इधर डिफरेंट रहेंगे ही रहेंगे लॉन्ग पेयर और OH ग्रुप। तो क्या मिलेंगे इसके 2 ज्योमेट्रिकल। इसके 2 ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। अब यहाँ पे 2 एडिएट और पॉसिबल। देखो इसमें क्या बन सकता है एडिएट इधर बना सकता हूँ ये नॉट भी और एक एडिएट में दोनों सिमिलर है तो एक बना सकता हूँ यहाँ पे एक बना सकता हूँ। इसका मतलब सिन एंटी एक तो यहाँ मिलने वाला है मुझे और एक क्या मिलना है सिन एंटी यहाँ पे मिलेंगे ओके। तो इसके भी कितने हो जाएंगे 2 इसके भी कितने हो जाएंगे 2 ओके। तो कितना हो गया 6 हो गया। अब इसमें एक एडेड पॉसिबल है और इसके भी 2 बन जाएंगे तो कितना हो गया इसके 2 पॉसिबल है इसके कितने 2 और इसके कितने हो जाएंगे आपके पास 2 तो कितना हो गया 6 प्लस ये कितना हो गया 2 8 इसके कितने बन जाएंगे 8 पॉसिबल। तो एडिएट में कितने पॉसिबल 8। देखो बहुत ही सिंपल है। पहले आपने एडिएट यहाँ बना दिया इसके डिफरेंट वैल्यू से तो सिन एंटी बन जाएगा। यहाँ पे देखो एडिएट बना लिया इसके सिन एंटी ये डिफरेंट इसके सिन एंटी। यहाँ पे देखो ये डिफरेंट सिन एंटी इसके बन जाएंगे। तो कितना हो गया 2 2 और 2 कितना हो गया 6 और यहाँ पे इसके 2 बन जाएंगे कितना हो गया 8। तो एडिएट के 8 बन गया। अब कीटोन के कैलकुलेट करते हैं। कीटोन में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है वो कैलकुलेट करते हैं ओके। तो कीटोन में जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे तो अगर स्ट्रक्चर आइसोमर ड्रॉ कर लो। एक है नॉर्मल पेंटेन इधर क्या होगा आइसोपेंटेन और इधर क्या होगा नियोपेंटेन ओके। अब कीटोन कितना पॉसिबल है कीटोन ये पॉसिबल है ये डिफरेंट बैलेंस है डिफरेंट बैलेंस तो क्या बन जाएगा सिन एंटी। यहाँ पे पॉसिबल है इधर क्या लिखा OH तो वाटर लिमिट हो गया तो सिन एंटी बन जाएंगे इसके 2 बन जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में। अगर आपने कीटोन को यहाँ अटैच कर दिया तो सिमेट्रिक बन जाएगा। देखो ये 5 कार्बन है ये क्या बन जाएगा सिमेट्रिक ये और ये क्या हो जाएगा सेम। तो इसका एक ही बनेगा या तो सिन फॉर्म रहेगा या इधर क्या रहेगा एंटी फॉर्म। दोनों में से कोई एक फॉर्म रहेगा ठीक है। तो इसका एक ही बनेगा। तो इसमें 2 आइसोमर बनेगी तो इसके 2 बन जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ अटैच करने पर एक ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो कीटोन कितना पॉसिबल है यहाँ पे 2 पॉसिबल है। ये डिफरेंट बैलेंस डिफरेंट यहाँ नहीं बना सकते पेंटावैलेंट बन जाएगा। इसके 2 पॉसिबल है ओके। यहाँ कीटोन बनेगा ही तो कितना बन जाएगा 2 + 2 4 + 1 5 तो कीटोन कितना बन जाएगा 5। तो टोटल कितना हो गया 8 + 5 कितना हो गया 13। तो आंसर विल बी 13। टोटल मिला के कितने बनेंगे 13 आइसोमर्स ओके। बहुत सिंपल है। जहाँ पे डिफरेंट वैलेंसी है वहाँ पे सिन एंटी अगर यहाँ पे दोनों सिमिलर है तो एक ही बनेगा इधर सिन एंटी। ऐसे काउंट करेंगे एडिएट के 8 और कीटोन कितने बन जाएंगे 6। ऑल क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।